मोटे तौर पे जो टाइम टेकिंग है रिएक्शन की, वो सी से डी जाने के लिए जो होगी, यही अपने पास मेन टाइम होगा, जिसमें हम कह सकते हैं कि अपना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिफाइंड होगा। सो यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन कर लिया था। ठीक है, अगर दो पाथ स्लो, कल्याणी दो पाथ अगर स्लो होगा तो जो सबसे स्लोएस्ट होगा डिपेंड उसी पे करेगा। चलो मैं इस चीज को थोड़ा सा एक अलग तरीके से बताता हूँ, इसी कहानी को एक अलग तरीके से बताते हैं। ठीक है, मान लो ऐसा हुआ कि चलो आरीज के बजाय हम ट्रैफिक को ले लेते हैं। ठीक है, जनरल ट्रैफिक ले लेते हैं। ऐसे समझ लो कि कुछ कुछ मान लो ऐसे कहानी है, थोड़ा सा इसको मैं इस तरीके से समझाता हूँ। आरीज नहीं है, यहाँ बहुत लोग हैं जो यहाँ जाने वाले हैं, ए से सी तक, ए से ई तक जाने वाले बहुत लोग हैं। एक एग्जाम्पल को छोड़ के मैं जनरल एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लो बहुत लोग हैं जो ए से ई जाने वाले हैं। ठीक है, ऐसा हुआ कि यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक है। मान लो यहाँ थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक है। क्यों यहाँ थोड़ा ट्रैफिक है? क्योंकि मान लो इस जगह पे रोड जो है ना काफी चौड़ी है, यहाँ पे रोड जो है काफी चौड़ी है, यहाँ पे भी रोड जो है वो काफी चौड़ी है, यहाँ पे सिंगल लेन रोड है, और फिर यहाँ आगे में भी काफी चौड़ी रोड है। स्टिल ये चौड़ा होने के बावजूद यहाँ थोड़ा थोड़ा सा ट्रैफिक है। मान लो थोड़ा थोड़ा सा ट्रैफिक है। ठीक है, अब समझो इस चीज को, जो मैं समझाने वाला हूँ उस चीज को ध्यान देना। मान लो ऐसा हुआ कि अपने पास इस चौराहे से 1 मिनट में 100 गाड़ियां गुजरती हैं। 100 कार्स 1 मिनट में। 1 मिनट में कितनी कार गुजरती है? 100 कार्स गुजरती है। 1 मिनट में हम टाइम ले रहे हैं सारे जगह की, 1 मिनट में कहानी कैसी है? इस चौराहे से 100 कार गुजरती है। चूंकि यहाँ थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक मिल गया, तो इस चौराहे से जो कार गुजरने वालों का जो नंबर होगा, वो मान लो कि 1 मिनट में फॉर अ टाइमिंग की 60 कार ही गुजरती है। ध्यान से देखना इस एग्जाम्पल को, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल होगा, फील लेने के लिए बहुत अच्छी चीज है, बाकी रट्टा तो मार ही सकते हो। ठीक है, सो यहाँ से मान लो 60 कार गुजरा, यहाँ से मान लो 100 कार गुजरता है 1 मिनट के अंदर में, गुजरने के लिए वहां पे जगह है। लेकिन यहाँ सी से डी वाली जो जगह है, चूंकि यहाँ ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, सो यहाँ से एटमैक्स जो कार गुजर सकती है 1 मिनट में, वो मान लो 20 कार है जो 1 मिनट में गुजर सकता है। मतलब बहुत पतला सा रोड है, 20 कार 1 मिनट में गुजर सकता है। पूछा, और ये जो जगह है, ये जो जगह है, मतलब ये जो रोड है, इस रोड से अगर आप बोलो तो इस रोड से कोई कार गुजरने में दिक्कत नहीं। चलो एक आध चौराहा और बना लेते हैं। ठीक है, मान लो इसके बाद ये कोई इसी और चौराहे पे पहुंच गया, यहाँ पे भी एक चौराहे है, और फिर इसके बाद रोड है, कोई दिक्कत नहीं है, और फिर अपने पास डेस्टिनेशन आएगा। ये रोड है और फिर ये अपने पास डेस्टिनेशन है। मान लो कि इस चौराहे की या इस रोड की जो कैपेसिटी है, ये भी है 100 कार की। समझे? ये जो रोड है, इस रोड की भी कैपेसिटी है कि 100 कार यहाँ से पर मिनट गुजर सकता है। अब आपसे पूछा गया कि चलो यहाँ से कार्स को छोड़ दिया गया, 2-4 हजार कार यहाँ से निकल गई है। बोलेगा कि बताओ, ध्यान से सुनना क्वेश्चन, बोलेगा कि बताओ पर मिनट इसके पास से कितने कार्स गुजरेंगी? यहाँ से 100 गुजर सकती है, यहाँ से 20 गुजर सकता है, यहाँ से 60 गुजर सकता है, यहाँ से 100 गुजर सकता है। बोलेगा कि डी यहाँ पे खड़ा है, वो पर मिनट मैक्सिमम कितने कार्स को गुजरते हुए दिखेगा? जल्दी बताओ तो, कितने मैक्सिमम उसको कार दिखेंगे गुजरते हुए? ये बताओ मेरे को। 20 कार दिखेंगे मैक्सिमम। पर मिनट कितने दिखेंगे? 20 ही दिखेंगे। डजंट मैटर, अब इस चीज को समझो, डजंट मैटर कि ये वाला स्टेप फास्ट था, ये वाला थोड़ा स्लो था, ये वाला फास्ट था, ये सबसे स्लो था। तो आपको जो यहाँ पे जो रिजल्ट मिल रहा है गुजरते हुए, वो क्या मिल रहा है? 20 मिल रहा है। किसी ने ये कभी नहीं कहा कि 60 मिलेगा, किसी ने ये कभी नहीं कहा कि 100 मिलेगा। इसका मतलब है कि जो सबसे स्लोएस्ट था, डिसीजन हमेशा उसी के अकॉर्डिंग होता है। बीच में क्या था नहीं था, कोई स्लो हुआ फास्ट हुआ, उससे कोई भी लेना देना नहीं है। कोई ऐसा जो अब फील आ गया, चलो ठीक है, अच्छी बात है। सो कोई ऐसा है जिसको लगता है कि अभी भी हमको ये कहानी समझ में नहीं आई, स्लोएस्ट स्टेप वाली कहानी? कोई और है जो कहना चाहता है पता नहीं है क्या फर्जी चीजें समझ में नहीं आया अभी तक कि स्लोएस्ट स्टेप की कहानी कैसी है? डन है। तो हम हमेशा, अब ध्यान रखना, हम हमेशा जब भी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की बात करेंगे, जब भी हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, तो हम हमेशा अगर 5-6 स्टेप में कोई रिएक्शन होती हो, हमको उससे कोई मतलब नहीं, हमको मतलब बस इस बात से है कि जो सबसे स्लो वाला है कहानी उसमें क्या चल रही है। तो हमको बस यहाँ लेना देना ये है। आप सोच के देखो कि अगर मैं चाहता हूं कि यहाँ स्पीड बढ़ जाए, तो मैं इधर कुछ बना के इधर कुछ करके मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं इधर एक अपर लेन बना दूं, मैं ओवर ब्रिज बना दूं, कोई फायदा होगा? नहीं होगा।
मैं इधर बना दूं, कोई फायदा होगा नहीं होगा। मुझे जो भी करना पड़ेगा इस जगह करना पड़ेगा, क्योंकि सारा डिसीजन इसी के अकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है, तो यही कहानी है स्लोएस्ट स्टेप की। थियरी है, ध्यान रखना। क्वेश्चन मान लो आपको ऐसे दे देगा कि 5-6 रिएक्शन लिख के दे दिया, उसमें बता दिया ये स्लो है, ऑर्डर बताओ, उसके अकॉर्डिंग बता लोगे। ठीक है, चलो। सो ये अपने पास बेसिक कहानी हो गई रिगार्डिंग स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। क्वेश्चंस इसे बहुत कम आते हैं, बहुत रेयर आते हैं, पर ध्यान रखना हमेशा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज द स्लोएस्ट स्टेप। इस कहानी को लिख लो, और मैं यहाँ नीचे में लिख दे रहा हूँ इस डेफिनेशन को भी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज स्लोएस्ट स्टेप। जो सबसे स्लो होता है वही अपने पास कौन सा होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ठीक है, और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन तो इसके हिसाब से हम बताएंगे। फटाफट छाप लो, जल्दी से छापो इस कहानी को, और फिर आगे बढ़ेंगे अपन। इससे कोई खास क्वेश्चंस नहीं आते तो परेशान नहीं होना। कोई ऐसा जो अभी भी छाप रहा है? मॉलिक्युलरिटी अभी नहीं पढ़ाया है, काहे परेशान हो? अभी 2 मिनट रुको, मॉलिक्युलरिटी आने वाला है, इंतजार करो। डन है, चलो। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट थिंग, दैट इज एक टॉपिक कब से जो तबाही है, दैट इज मॉलिक्युलरिटी। समझो, मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर एक जैसी चीजें हैं, बस दोनों में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, वहां ध्यान देते हैं। क्या होता है मॉलिक्युलरिटी, क्या होता है ऑर्डर? ठीक है, चलो। ओ भाई, इसको क्या हो गया? हाँ, देखो मॉलिक्युलरिटी का मतलब क्या होता है। मॉलिक्युलरिटी का मतलब होता है द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, टेकिंग पार्ट इन द एलिमेंट्री रिएक्शन which must collide simultaneously in order to bring out the chemical reaction। भेजे में कुछ नहीं गया, ठीक है, भेजे में कुछ नहीं गया, लेकिन हमको एक रिएक्शन याद है जो कि होता है एलिमेंट्री रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? तो हमने थोड़े दिनों पहले एक एलिमेंट्री रिएक्शन पढ़ा था कि जो सिंगल स्टेप में रिएक्शंस होते हैं उनको हम बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। जैसे यहाँ पे समझो कि भाई, चलो चलो चलो, इसको क्या हो गया? ठीक है, एक मिनट। ठीक है, अब जैसे ये अपने पास है एलिमेंट्री रिएक्शन जो 1 स्टेप में होती है, ये एलिमेंट्री रिएक्शन जो 1 स्टेप में होती है, ये एलिमेंट्री रिएक्शन जो 1 स्टेप में होती है। अब बात आता है कि मॉलिक्युलरिटी क्या है। समझो, एलिमेंट्री रिएक्शन में जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स रिएक्ट करते हैं एट अ टाइम, दैट इज द मॉलिक्युलरिटी। मतलब एलिमेंट्री रिएक्शन में बताओ मुझे कि यहाँ कितना पार्टिकल रिएक्ट कर रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही कर रहा है, एक ही NH4NO2 है, तो इसका मॉलिक्युलरिटी क्या हो जाएगा? 1। यहाँ पे कितने रिएक्ट कर रहे हैं? 2, तो इसकी मॉलिक्युलरिटी क्या हो जाएगी? 2। यहाँ पे कितने रिएक्ट कर रहे हैं? 3, तो यहाँ मॉलिक्युलरिटी हो जाएगी 3। अच्छा, ये तो ऑर्डर भी हुआ करता था। एलिमेंट्री रिएक्शन में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स रिएक्ट कर रहे हैं, उसी को तो मैंने ये भी बोला था कि आप एलिमेंट्री रिएक्शन में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल रिएक्ट किए, उससे आप सीधे बता सकते हो कि ऑर्डर क्या होता है। सो कहानी यही है कि आपको जो पढ़ाया गया आज तक वो एलिमेंट्री रिएक्शन ही था, और उसमें सीधे जो ये कहानी है, जो स्टोसियोमेट्री है, उस स्टोसियोमेट्री के सम को बोलते हैं दैट इज मॉलिक्युलरिटी, और ऑर्डर दोनों ही इस केस में सेम हो जाता है। ठीक है, सो ध्यान रखना मॉलिक्युलरिटी का मतलब क्या हुआ। मॉलिक्युलरिटी का मतलब हुआ कि एलिमेंट्री रिएक्शन, ये कॉम्प्लेक्स के लिए डिफाइंड ही नहीं है, कॉम्प्लेक्स में ये चीज ही नहीं है। एलिमेंट्री रिएक्शन में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स रिएक्ट कर रहे हैं एट अ टाइम, दैट इज द मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन में जितने पार्टिकल्स रिएक्ट कर रहे हैं एट गिवन टाइम इज द मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? एलिमेंट्री रिएक्शन में मॉलिक्युलरिटी या ऑर्डर दोनों सेम होता है। ठीक है, चलो। सो फटाफट आगे बढ़ते हैं
और इस चीज को मैं एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। एक मिनट हो गया यार, ये क्या हो रहा है, एक मिनट हो गया, मैं इसको थोड़ा सा देखूं, इसमें कुछ सेटिंग वेटिंग का लोचा हो रहा है। हाँ ठीक है, तो चलो मैं फटाफट से शेयर कर रहा हूँ। बिल्कुल, सो एलिमेंट्री रिएक्शन में अब देखो, ध्यान दो यहाँ पे, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, कुछ भी हो सकता है, टेकिंग पार्ट इन द एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है, जो कोलाइड करते हैं, लड़ते हैं, टकराते हैं एक दूसरे से, टू गिव इन ऑर्डर टू ब्रिंग द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी। सो एलिमेंट्री रिएक्शन में जितने पार्टिकल पार्टिसिपेट करें, दैट इज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, काम खत्म। अब मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर में डिफरेंस क्या है, समझो। मॉलिक्यूलरिटी एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, मॉलिक्यूलरिटी एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जो कि सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन में डिफाइंड है। ऑर्डर जो है एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है जो कि चाहे वो एलिमेंट्री रिएक्शन हो, चाहे वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो, सब में डिफाइंड है। दूसरी चीज, क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि आधा मॉलिक्यूल किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे? नहीं। क्या कभी पॉसिबल है कि 1/4 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करे? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। 1/4 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करे, ये नहीं हो सकता, आधा करे, ये नहीं हो सकता। मतलब कभी भी मॉलिक्यूलरिटी जो होगी, वो मॉलिक्यूलरिटी अपने पास फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है, निगेटिव भी नहीं हो सकता है। क्यों निगेटिव नहीं हो सकता? इसलिए निगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि निगेटिव मॉलिक्यूल का मतलब ही कुछ नहीं होता कि भैया एक रिएक्शन में -1 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, ये कॉन्सेप्ट ही वाइड है। तो इसलिए हम कहते हैं कि देखो, मॉलिक्यूलरिटी 1, 2 और 3 ही हो सकता है, 3 से अधिक नहीं होता। हम ये मान के चलते हैं कि 3 से अधिक पार्टिकल एट अ टाइम टकरा नहीं सकते। सो ध्यान रखिएगा, मॉलिक्यूलरिटी 1, 2 और 3 हो सकता है, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो फ्रैक्शन, नेगेटिव, जीरो, कुछ भी हो सकता है। मॉलिक्यूलरिटी क्या है? तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम विच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली, जो यहाँ पे चीज लिखी थी वो सेम चीज यही है। और ऑर्डर क्या है? तो इट इज अ सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स। हमको पता है कि रेट लॉ में जो पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म का सम है, जिसको बोलते थे ऑर्डर। नेक्स्ट है, ये एक्सपेरिमेंटल है, ये थ्योरेटिकल है। उसके बाद अगला कहानी क्या है कि भैया ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में भी वैलिड है, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन में वैलिड है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी का कोई मीनिंग नहीं होता, जबकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ऑर्डर जो होता है वो डिफाइन होता है सबसे स्लोएस्ट स्टेप के, ध्यान देना, सबसे स्लोएस्ट स्टेप के ऑर्डर के अकॉर्डिंग, या बोल सकते हो कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप। तो मॉलिक्यूलरिटी इसमें सिर्फ स्लो स्टेप के लिए डिफाइन होगा, पूरे रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी नहीं हो सकता, सिर्फ स्लो के लिए होगा, क्योंकि स्लो वाला एलिमेंट्री होगा। लेकिन पूरे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी नाम की कोई चीज नहीं हो सकती है। सो मॉलिक्यूलरिटी को ऐसे समझो, एक मोटे तौर पे बताता हूं, ऐसे ध्यान रखने के लिए। ऑर्डर एक बड़ा सेट हो गया, वैसे ही जैसे ऑक्सीडेशन नंबर हुआ करता था, मॉलिक्यूलरिटी क्या हुआ? इट्स लाइक वैलेंसी, एक छोटा सेट हुआ। ऑर्डर का एक छोटा सा सेट है जो कि सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन में वैलिड है। ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसके लिए स्टोसियोमेट्री चढ़ा लिया करते थे। इसका मैक्सिमम रेंज 1, 2 और 3 है, 3 से अधिक मॉलिक्यूलरिटी नहीं हो सकता, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ये कतई डिफाइंड नहीं है। फटाफट छापो, और जिसको इसको कष्ट है वो अपने कष्ट प्रस्तुत करो। चलो, क्या बोल रहे हो? आदर्श बोल रहा है कि स्टोसियोमेट्री को, आदर्श स्टोसियोमेट्री को फ्रैक्शन में बैलेंस जरूर कर सकते हैं, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं काइनेटिक्स को, अपना बैलेंस का ज्ञान नहीं लगाना होता। वो रिएक्शन जैसे बैलेंस करके दी है वैसे ही यूज करना होता है, हम अपने हिसाब से बैलेंस नहीं करते कभी भी। वो रिएक्शन स्पेसिफिक होती है, उसी के अकॉर्डिंग हमको चलना होता है। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको रिएक्शन दे दिया, बोला मॉलिक्यूलरिटी बताओ अपने से बैलेंस करके, नहीं, वो बैलेंस करके देगा, तब आपको मॉलिक्यूलरिटी बताना होगा। ठीक है, अरे स्टोसियोमेट्री फ्रैक्शन में हो सकता है, सुनो ध्यान दो, पढ़ो, इस डेफिनेशन पे ध्यान दो, इस डेफिनेशन को ध्यान दो। बोलता है नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, स्टोसियोमेट्री नहीं बोला, जो नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज है एट अ टाइम, वो कहलाएगी मॉलिक्यूलरिटी। क्या नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज जो होती है वो फ्रैक्शन होंगी? नहीं होंगी। अब तुम ये जो बोल रहे हो कि स्टोसियोमेट्री तो फ्रैक्शन होता है, बाबू तो हम अपने सुविधा के लिए फ्रैक्शन में बैलेंस कर लेते हैं, बाकी क्या सच में फ्रैक्शन पॉसिबल है? नहीं है। याद करो, क्लास 10th में फ्रैक्शन में बैलेंसिंग नहीं कराया जाता था। क्यों? रीजन यही था कि भैया हम फ्रैक्शन में बैलेंस करेंगे, सो एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा। एक्चुअल में क्या कभी ऐसा होगा? देखो तो यहाँ ध्यान दो, तो हम बोले कि H2 + ½ O2 गिविंग H2O,
क्या ऐसा पॉसिबल है कि आधा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल रिएक्ट करे? नहीं, आधा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल रिएक्ट करे ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है ना। ये ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या? नहीं। तो लेकिन हम अपने सॉल्यूशन को बनाने के लिए, मोल कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करने के लिए हम ये फ्रैक्शन का इस्तेमाल कर लेते हैं। बाकी आधा मॉलिक्यूल रिएक्ट कर, तुम इसको डेफिनेशन तुम इसको ऐसे पढ़ सकते हो, 1 molecule of hydrogen reacts with half molecule of oxygen to give 1 molecule of H2O। गलत बात है, ऐसा तो होगा नहीं। होगा क्या? 2 molecules of H2 reacts with 1 molecule of O2 to give 2 molecule of H2O। हाफ मॉलिक्यूल O2 का तो मतलब नहीं है, लेकिन हाँ, चूंकि रेशियो सेम रहता है, हम मोल कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करने के लिए फ्रैक्शन का यूज कर लेते हैं। चलेगा तिवारी? छापो फटाफट से। ये बिल्कुल थियरी है, इसका कोई न्यूमेरिकल कुछ नहीं है, बस थियरी है। ध्यान रखना, बोर्ड्स में पूछा जा सकता है मॉलिक्यूलरिटी में क्या हो, मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर में क्या डिफरेंस है, मॉलिक्यूलरिटी का रेंज क्या हो सकता है, किसके लिए डिफाइंड है, ध्यान रखना। बोलो तिवारी, डन है या अभी भी समस्या है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन जिसमें पावर जीरो हो बेटा, उसको जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। 4 भी तो कभी ना कभी होगा ना, तो मॉलिक्यूलरिटी में नहीं। सिद्धांत हम मॉलिक्यूलरिटी मान के चलते हैं कि मैक्सिमम मॉलिक्यूलरिटी 3 है। ये एक्चुअल में ना, इसको डिराइव करने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल किया गया, इसलिए मैक्सिमम रेंज 3 मान के चलते हैं। ये मान के चलते हैं, हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, हम मान के चलते हैं कि एट अ टाइम 3 से अधिक मॉलिक्यूल कभी टकरा नहीं सकते, कोलाइड नहीं कर सकते, इसलिए मैक्सिमम मॉलिक्यूलरिटी 3 होती है। अरे भाई, तू कोई एग्जाम्पल ले ले, चल। Al प्लस O2, यहां देखो, गिविंग ठीक है। चलो यहां ध्यान दो, अब बोलता क्या है कि बताओ ये पॉसिबल है, कहाँ गया तिवारी, ये पॉसिबल है कि एक एल्यूमिनियम 3/4 ऑक्सीजन से रिएक्ट करके 1/2 Al2O3 दे दे? नहीं, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 3 से ज्यादा मॉलिक्यूलरिटी हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता 3 से अधिक मॉलिक्यूलरिटी। ये मान के चला गया है कि 3 से अधिक पार्टिकल एट अ टाइम कोलाइड कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जब होगा तो देखो होगा क्या, जब 3 से अधिक होने वाला चीज होगा ना, तो पहले 3 रिएक्ट करके अलग हो जाएंगे, जो बनना होगा बन जाएगा, फिर चौथा आके उससे रिएक्ट करेगा। ये नहीं होगा कि चारों एक साथ रिएक्ट कर गए। समझो ये डिफरेंस क्या है। कॉम्प्लेक्स क्यों हुआ? 3 पहले एक दूसरे से रिएक्ट कर गए, जो बनाना था बना लिए, फिर उसके बाद चौथा आके रिएक्ट किया। एट अ टाइम 4 नहीं आएंगे, एट अ टाइम मैक्सिमम 3 आएंगे रिएक्ट करने के लिए। इसीलिए तो जब हमको 10-10 दिखते हैं रिएक्ट कर रहे हैं, तो एक्चुअल में 10 नहीं होता, 2 रिएक्ट करके कुछ बना लिया, फिर उससे तीसरा आया, फिर चौथा आया, फिर पांचवा आया, फिर छठा आया। ठीक है, लेकिन एट अ टाइम 10 के 10 नहीं आएंगे लड़ने के लिए। ठीक है, चलो। सो ध्यान रखिएगा, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट और एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सो ये आपके पास कहानी हो गई मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। बिल्कुल आता है एग्जाम में यार, बोर्ड्स में आता है, ये पूछ सकता है बोर्ड्स में। ठीक है, छापो फटाफट से, कोई ऐसा जो अभी भी छाप रहा है? बोलो आशीष। आशीष बोलो, ऑडियो ऑन करो। तो भाई हैंड रेज, अच्छा लिख रहा है इसलिए हैंड रेज किया था। ओहो ठीक है, ठीक है, ठीक है, लिखो। तो ये थियोरेटिकल है, इसमें परेशान होने के लिए नहीं है, परेशान नहीं होना कि क्या कहानी होगा, कैसे कहानी होगा। ठीक है, छाप लिया सबने?
छापो। बाबू सब रिएक्टेंट के लिए ही बात करें, प्रोडक्ट के लिए कहाँ बात करते हैं। रिएक्टेंट पे ही डिपेंड करता है ना कितना रेट से रिएक्शन जाएगा, तो प्रोडक्ट का तो कोई मतलब ही नहीं बनता ना यहाँ पे। तुम कार वाले केस में तुम ये देखने गए थे क्या कि इधर से कहानी क्या है नहीं है, दूसरे वाले लेन से क्या जा रही है। अरे भैया जिधर से देखना चाहते हैं, नोटिस करना चाहते हैं, हमको उससे मतलब है। दूसरे वाले से क्या मतलब है, उधर से 2 कार जाए कि 10 कार जाए कि 2000 जाए, हमको क्या लेना देना। ठीक है, या फाइनल कंडीशन में कितने कार पहुंच गई है उससे भी क्या लेना देना। हो गया। अच्छा लिखो 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 भाई, नहीं तो लिखो। चलो ठीक है, सो अब अपन आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, चलो ओके चलो ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इंटीग्रेटेड रेट लॉ। भैया इंटीग्रेटेड रेट लॉ या इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस क्या होते हैं, इससे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं और सबसे कॉन्सेप्चुअल जो टॉपिक है पूरे इस चैप्टर का वो यही है और सबसे अधिक क्वेश्चंस पूछे जाने वाला भी टॉपिक यही है। ठीक है, तो फटाफट से आते हैं इसके क्वेश्चंस पे। लेकिन इसके क्वेश्चंस करने से पहले कुछ क्वेश्चंस हैं पुराने साल के जो अभी तक के आपके चैप्टर से आए हुए, अभी तक आपने जितने क्वेश्चंस किए हैं उनसे अभी आए हुए हैं अभी तक से, तो देखा जाए जरा कितने टफ टफ क्वेश्चंस आते हैं अभी तक के हिसाब से। ठीक है, तो मैं फटाफट से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और एक एक मिनट में आपको आंसर देना है। ठीक है, बहुत टफ टफ क्वेश्चन है, आपको एक एक मिनट में आंसर देना है। ठीक है, सो मैं फटाफट से शेयर कर रहा हूँ। कहाँ गया हाँ, सो यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, चलो फटाफट से आंसर दो। बोलता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, बहुत टफ टफ क्वेश्चंस हैं, जल्दी जल्दी से आंसर दो। बोलता है रिएक्शन है ए प्लस टू बी गिविंग सी, रेट इक्वेशन आपको दिया हुआ है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा है। सो बहुत टफ क्वेश्चन है, इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना, लेकिन हम निकाल सकते हैं, ऐसे टफ क्वेश्चन तो हम कर ही सकते हैं। तो यहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ 1 यहाँ 2 दोनों को सम कर दिया, दैट इज 3। डन है। किसके किनसे आंसर नहीं आया है इसके, जरा देखा जाए कौन लोग इसका आंसर नहीं दिए। चल ठीक है, सो ये हो गया अपने पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कि भैया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को और आराम से करना, कोई हड़बड़ी नहीं है इसमें। हो सकता है 1 मिनट से थोड़ा ज्यादा लग जाए टाइम, करो आराम से, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैं हेल्प कर देता हूँ इस क्वेश्चन में।
बोलता है कि रेट लॉ कोई रिएक्शन है a प्लस बी, उसके लिए k a टू द पावर n b टू द पावर n, कॉन्सेंट्रेशन का पावर n और m दिया हुआ है। बोलता क्या है, डबल करने पे a का कॉन्सेंट्रेशन और हाफ करने पे b का कॉन्सेंट्रेशन, रेशियो ऑफ न्यू रेट विथ अदर, पुराने वाले के साथ अर्लियर वाले के साथ क्या होगा। फटाफट से करो, नया रेट अपन पुराना रेट। पुराना अपन नया भी करोगे तो कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं इसमें, हाँ नहीं पड़ेगा। गुड निधि, राघवेंद्र ठीक है। नए और पुराने रेट का रेशियो पूछा। वैष्णवी गलत है। वैष्णवी ध्यान दो, एक को डबल एक को हाफ किया है। आनंदराज सही है, तिवारी सही है। तिवारी कैसे सॉल्व किया, जरा ऑडियो ऑन करके बता तो बेटा। तिवारी ऑडियो ऑन करो, बोलो कैसे सही किया, कैसे किया। शिवम गलत है। आरिश सही है। कल्याणी गलत है। ओजस्वी सही है। चलो ठीक है, देखो पुराना रेट लिखते हैं। पुराना रेट क्या होगा, k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a टू द पावर n b टू द पावर m, ये R1 हो गया। R2 क्या होगा, बोलता है कि a के कॉन्सेंट्रेशन को डबल, b के वैष्णवी गलत है, b को हाफ। ठीक है, समझो बाबू यहाँ पे k 2a टू द पावर n एंड 1/2 टू द 1/2 b टू द पावर m। एक को हाफ एक को डबल, इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। ध्यान दो यहाँ पे k 2 को बाहर निकाला तो 2 टू द पावर n कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a, और यहाँ पे हाफ को बाहर निकाला तो 1/2 टू द पावर m कॉन्सेंट्रेशन b। बाबू इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो k 2 टू द पावर m, और ये 1/2 का पावर m है तो इसको लिख सकते हो 2 का पावर माइनस m, लिख सकते हो ना। सो 2 का पावर ये हो गया माइनस m, और ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b। इसको चाहो तो आप ऐसे बोल सकते हो कि k 2 टू द पावर n माइनस m कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। अब भैया दोनों का रेशियो ले लो, दोनों का रेशियो क्या आएगा, तो दोनों का रेशियो आ जाएगा 2 टू द पावर n माइनस m। भेजे में गया कि नहीं गया। बहुत लोगों ने रायता फैलाया, बहुत लोगों ने सही आंसर भी दिया, बहुत लोगों ने रायता फैलाया। बहुत टफ सा क्वेश्चन था ये। डन है, चलेगा। भैया कौन हैंड रेज किया, बोलो राघवेंद्र क्या समस्या है। सर पावर रहेगा ना, मतलब 2n फिर तो a के ऊपर भी तो पावर रहेगा ना। हाँ अच्छा ये बोल रहे हो, ठीक है यार ये लिख लो ना। हाँ, यही बोल रहे हो ना। हाँ ठीक है, वो तो रहेगा ही, वो कहाँ जाएगा। ठीक है, तो दोनों का रेशियो लोगे, वो पूरी क्वांटिटी कैंसल, 2 का पावर n माइनस 2 का पावर m बच जाएगा। ठीक है, चलो सो ये आपके पास कहानी हो गई। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट चॉइस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत टफ क्वेश्चन है। बोलता क्या है, डिफरेंशियल रेट लॉ बताओ। अब जो इक्वेशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग फटाफट से बताओ कौन सा रेट लॉ वैलिड है। कौन सा रेट लॉ वैलिड है इसमें। राघवेंद्र सही है, मीनू सही है, शिवम सही है, रिया सही है, निधि गलत है, आनंदराज गलत है, कल्याणी सही है, आकाश गलत है, प्राची गलत है, अनंत कुमार सही है, आनंदराज सही है, तिवारी सही है, वैष्णवी सही है। क्या यार ऐसे क्वेश्चन में भी 2-2 3-3 बार में सही करोगे, क्या कर रहे हो।
चलो यहाँ पे DH2/dt, यहाँ DI2/dt। देखो कुछ चीजें तो सीधे दिख रही हैं, ये तो नहीं होगा कभी भी, निगेटिव नहीं लगा हुआ है, रिएक्टेंट में निगेटिव लगता है, ये भी नहीं होगा। दो तो B और D तो है, B और C तो ऐसे ही गए। पता नहीं C बहुत लोगों ने आंसर दिया, कैसे दिया भाई? निगेटिव रिएक्टेंट में लगता है, प्रोडक्ट में नहीं लगता निगेटिव। ठीक है, चलो अब बचा A और D, रेशियो क्या होगा? तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ 2, तो इसके नीचे आएगा 1/2। सो इसके लिए अगर 1/2 लगाओगे, सो या तो 1/2 वाला चेक करो, यहाँ तो है ही नहीं 1/2 वाला, तो ये तो ऐसे गया। और यहाँ 1/2 अगर होता तो ये 1/2 को इधर ले आकर मल्टीप्लाई किया 2, इधर ले आकर मल्टीप्लाई किया तो 2 बन गया। तो एक ही ऑप्शन तो है जो पॉसिबल है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। जरूरी नहीं है आपको कि हमेशा 1/, यहाँ पे दिया 1 तो ये 1 ही दे, ये 1 ही दे और ये 1/2 ही दे। आपको चेक करना पड़ेगा खुद से मेहनत करके कि भैया किस रेशियो में ये होंगे। ठीक है, चलेगा? बहुत टफ क्वेश्चन था, इसलिए आंसर कब से सी आ रहा था। चलो अगला क्वेश्चन बोलता है कि क्वेश्चन है 2A + B गिविंग C, उसका रेट लॉ दिया हुआ है, A कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बोलता है बताओ करेक्ट रिलेशन, करेक्ट स्टेटमेंट इनमें से कौन सा है? देखो फटाफट से। आपको लास्ट स्टेटमेंट में बता दे रहा हूं, आपको नहीं पता, ये गलत है, ये आपके लिए ऑप्शन में हटा दे रहा हूं, ये गलत है। ठीक है, ये आपको नहीं पता टी हाफ क्या होता है। 3 में सोच के बताओ क्या होगा। मोर देन 1 करेक्ट हो सकता है, ये मोर देन 1 करेक्ट हो सकता है, ध्यान रखना। अगर एक से ज्यादा सही है तो एक से ज्यादा सही आंसर देना। अगर एक से ज्यादा सही लगता है तो एक से ज्यादा बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तिवारी गलत है, आनंद राज सही है, कल्याणी सही है, ओजस्वी गलत है, शिवम निधि ठीक है, शुक्ला ठीक है, दिव्या ठीक है, अंजन ठीक है, मीनू गलत है, वैष्णवी ठीक है, आनंद ठीक है, रिया ठीक है। मतलब बहुत लोगों ने आधा आंसर दिया है। राघवेंद्र ठीक है, तिवारी ठीक है, देखते हैं। सिद्धांत भेजो बाबू, फिर से भेजो। चलो ठीक है, ध्यान दो। देखो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी बहुत लोगों ने भेजा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द कॉन्ट्राडिक्टरी। क्यों कॉन्ट्राडिक्टरी है बता देता हूं, इसलिए क्योंकि देखो रेट जो डिफाइंड है, यहाँ ध्यान दो, रेट जो डिफाइंड है इसमें ए का ऑर्डर 1 है, लेकिन बैलेंसिंग के हिसाब से यहाँ पे 2 यूज किया गया है। अगर हम बात करें कहीं पे भी, तो मैंने आपसे बोला था एक चीज कि भैया एक्चुअल जो कहानी होती है वो ये होती है, ना कि ये होता है। ठीक है, सो ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है एक्चुअल में, ध्यान से देखो, ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। हमको बैलेंसिंग के हिसाब से दिख रहा है 2, लेकिन एक्चुअल के हिसाब से क्या है, 1 है। इसलिए ये ध्यान रखना कि बैलेंसिंग के हिसाब से 2 है, लेकिन एक्चुअल के हिसाब से यहाँ 1 है,
हम नहीं कह सकते कि यहाँ पे जो ये कहानी होगी वो 2 इसका जाएगा तो इसका 1 बनेगा, ये जरूरी नहीं है। रेट के टर्म में हम नहीं बता सकते, इसलिए हो सकता है कि किसी केस में सही हो जाए, ये पॉसिबल है कि हो सकता है कि किसी केस में सही हो जाए, लेकिन हमेशा सही होगा ये जरूरी नहीं है। इस वजह से ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत है। बहुत लोगों ने ऑप्शन नंबर बी और सी बोला, मैंने बोला कि भैया एक से अधिक सही होगा तो बी और सी खटाखट मारते चलेगा। सो सी इज द कॉन्ट्राडिक्टरी वन। हो सकता है कि किसी केस में सही हो जाए, हमेशा हो जरूरी नहीं है। मतलब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको इसके हिसाब से चलना है, ना कि इसके हिसाब से। कोई बोलेगा कि चलिए यहाँ पे आप इक्वेशन लिख के दिखाइए, आप बताइए कि कैसे चलेगा। सो बाबू देखो इस केस में इक्वेशन चलने के चांसेस कैसे हैं, जरूरी नहीं है, चांसेस कैसे हैं, ठीक है। सो यहाँ जो रेट लिखोगे वो रेट ऐसे लिखोगे, -1/(-1/1) या 1 रहने दो इसको, -1 dA/dt इक्वल्स टू -dB/dt इक्वल्स टू प्लस dC/dt। आप यहाँ पे इसके आगे 1/2 नहीं लगाइएगा। हो सकता है किसी स्पेशल केस में बराबर हो जाए, पर ऐसे जनरली बराबर नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना, जब भी रेट लॉ लिखो तो अब से आपको जो स्टोसियोमेट्री के हिसाब से लिखते थे वो एक्चुअल में रेट लॉ के हिसाब से आता है, स्टोसियोमेट्री के हिसाब से नहीं आता। ध्यान रखना, ठीक है। चलो, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज ओनली करेक्ट चॉइस। हाँ, कोई ये अगर पूछे कि क्या ऑप्शन नंबर सी सही हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सी कभी पॉसिबल नहीं है। बोलो अंजन। सर यहाँ पे पिन कर रहा है ना इनको कंसंट्रेशन पे, उसका यूनिट के का सर, फिर से बोलो, वैल्यू ऑफ एक के बोला यूनिट है ना निकालेंगे तो कंसंट्रेशन। बाबू, वैल्यू ऑफ के बोला है। वैल्यू ऑफ के क्या होता है, अगर तुम्हारे पास कोई रिएक्शन है, उसका रेट कांस्टेंट बता दिया कि इसका रेट कांस्टेंट ये है, तो उसका रेट कांस्टेंट क्या कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा कि कंसंट्रेशन कितना है तो रेट कांस्टेंट क्या होगा। मैंने क्या बोला, मैंने यूनिट सर, यूनिट डिपेंड करेगा। यूनिट भी कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करेगा। अगर हमको पता है ये सेकंड ऑर्डर है तो हमको पता है कि इसका यूनिट क्या होगा, तो कंसंट्रेशन कुछ भी रखो, क्या यूनिट थोड़ी बदल जाएगा। ना यूनिट डिपेंड करेगा, ना ही डिपेंड करेगा रेट, दोनों में से कुछ भी डिपेंड नहीं करेगा, दोनों ही कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है। ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करता है यूनिट, ना कि कंसंट्रेशन के ऊपर, ऑर्डर के ऊपर, दोनों अलग चीजें, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन है, आराम से घर पे करना, फोटो ले लो, आराम से घर पे करना, ठीक है। अब अपन आते हैं आज के सिलेबस पे। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं अभी तक के टॉपिक के हिसाब से। अब फटाफट आते हैं अपन आज के टॉपिक पे। इसको ले लो, आराम से घर पे करते रहना, बहुत टफ क्वेश्चन है, देख के पता चल जाएगा कि बहुत टफ क्वेश्चन है, घर पे करना, ठीक है। चलो, चलो ठीक है। सो अपन आते हैं फाइनली आज के टॉपिक पे, ठीक है। जीरो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होता है, तो अभी जस्ट बात किए थे कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होता है। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या चीज है, थोड़ा सा इस पे फिर से मैं बात करता हूँ और फिर अपन आगे बढ़ेंगे। देखो, एक क्वेश्चन मैं बोलता हूँ, सिंपल सा एक क्वेश्चन बोलता हूँ, मैं ऐसे कह रहा हूँ कि एक आदमी है, वो चलना स्टार्ट करता है, सो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, उसका जो डिस्प्लेसमेंट है ये एस का इक्वेशन कुछ इस तरीके से, मान लो को बोला कि एट अ गिवन टाइम, किसी भी टाइम में उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, उसका डिस्प्लेसमेंट और उसकी वेलोसिटी में एक रिलेशन है, उसके डिस्प्लेसमेंट और उसके वेलोसिटी में एक रिलेशन है। वो रिलेशन कैसा है, तो बोलता क्या है कि ds/dt इक्वल्स टू के, कोई एक कांस्टेंट मान लो, यहाँ 10 मान लो, 10 इंटू एस स्क्वायर है। ds/dt क्या है, अपने पास वेलोसिटी है, और यहाँ पे ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ds/dt अपने पास वेलोसिटी दिया हुआ है और 10 जो है वो एक कांस्टेंट है। अब आपसे अगर पूछा, मान लो क्वेश्चन एक देता है, बोला गया कि बताओ अगर वो आदमी की वेलोसिटी इतनी है, अगर वो आदमी 10 सेकंड तक चलता है, ध्यान से सुनना,
10 सेकंड तक चलता है और वो स्टार्ट 0 से करता है, मतलब उसका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट क्या है 0, वो 0 से स्टार्ट करता है, 10 सेकंड तक चलता है, तो बताओ वो फाइनली कितना डिस्टेंस चला? बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? मुझे हैंड रेज करके बता दो। ये बता सकते हो नहीं, मुझे आंसर से मतलब नहीं है, मैं बस क्वेश्चन दिया, मैं ये पूछ रहा हूँ कि बता सकते हो कि नहीं बता सकते, कि अगर वो 0 से चलना शुरू करता है तो बताओ 10 सेकंड में वो कितना चलेगा? बता सकते हो? कैसे बताओगे? तो इसके लिए बोलोगे कि देखो सर इसमें कुछ करना ज्यादा नहीं है, बहुत आसान सा काम है ये। हम करेंगे क्या कि यहाँ ds इक्वल्स टू, ये अपने पास जो दिया हुआ है ds इक्वल्स टू, अपने पास ये जो कहानी है, हाँ ठीक है, सो हम इसको कुछ इंटीग्रेट कर लेंगे, तो हम कुछ इस तरीके से कर लेंगे कि ds बाई एस स्क्वायर इक्वल्स टू 10 dt, और इस दोनों साइड में हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे और इसका लिमिट लगा लेंगे 0 टू s, और हम s बता सकते हैं कि s कितना चला, और यहाँ पे लिमिट क्या लगाएंगे, तो 0 से लेके 10 सेकंड तक। क्या ये बात मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ? मतलब क्या ऐसे कर सकते हो? क्या यही तरीका है करने का सॉल्व? चलेगा? ठीक है, सो इस तरीके से आप बता सकते हो कि भैया वो कितना डिस्टेंस चला। सेम कहानी, यही लॉजिक है इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन का। क्या कहता है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन? कहता है कि मान लो आपने किसी रिएक्शन को करना शुरू किया, मान लो किसी रिएक्शन को आपने करना शुरू किया, जैसे कोई रिएक्शन है A गिविंग B, इस रिएक्शन को आप करना शुरू कर रहे हो, और मान लो कि इसका A का, अब देखो इसमें बस कहानी थोड़ी अलग कैसे है, मान लो A का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था 100, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था 100, बताओ कि 10 सेकंड के बाद, 10 सेकंड के बाद इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना बचेगा? ठीक है, कितना बचेगा ये आपको बताना है। कैसे बताओगे आप ये? तो आपको एक ऐसी इक्वेशन दी जाएगी, इस इक्वेशन का इस्तेमाल करना है, और बिल्कुल ऐसी वाली कहानी है कि 0 था तो कितना चला, और यहाँ पे क्या है 100 था तो फाइनली कितना बचा, ये बताना है। कैसे बता रहे हैं ध्यान से देखो। मुझे बोला गया कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, सो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, सो मुझे एक चीज तो पता है कि अगर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, हम बात कर रहे हैं जीरो ऑर्डर की, अगर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो मैं ये तो लिख ही सकता हूँ कि माइनस dA बाई dt, मतलब रेट चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A जो होगा वो K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A का पावर 0 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये तो कह ही सकते हैं, कोई इसमें रोना चाहता है? नहीं भैया जीरो ऑर्डर है, हम बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चाहें तो इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, और कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो हम कहेंगे कि भैया एक काम करो, ये A का पावर 0 है, इसको उड़ा दो, सो माइनस dA कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इक्वल्स टू K, यहाँ आ जाएगा dt, और हमको पता है ये A नॉट है, A का पावर 0 है तो वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसके आगे की कहानी क्या होगी, दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे, इस नेगेटिव को मैं उठा के पहले इधर भेज देता हूँ। ठीक है, सो ये बोल सकते हैं कि dA कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इक्वल्स टू माइनस के डी टी। ठीक है, अब ये हमको क्या बता रहा है, ये हमको बता रहा है भाई साहब, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमको बताएगा कि ए का कॉन्सेंट्रेशन टी टाइम के बाद कितना रहा। तो हम दोनों साइड इंटीग्रेट कर रहे हैं, सो दोनों साइड जैसे इंटीग्रेट करेंगे तो हम बोल सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन डी ए इक्वल्स टू माइनस के डी टी, इसको इंटीग्रेट करो, और ये 0 से लेकर मान लो टी टाइम तक, और इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दैट इज ए नॉट, मान लो ए नॉट से स्टार्ट किया तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए दैट इज इन द फाइनल कंडीशन। सो जैसे इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास कहानी क्या बन के आ गई, आपके पास कहानी कुछ इस तरीके से बन के आ गई, दोनों को जैसे आप सॉल्व करोगे, सो यहाँ पे आपको एक इक्वेशन बन के मिलेगा। कैसे? सो ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, तो आप करोगे कि आप कुछ इस तरीके से इसको इंटीग्रेट करोगे तो आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन फाइनल ए का माइनस कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल ए का इक्वल्स टू माइनस के टी। माइनस के टी है, इस माइनस को उठा के इधर भेज दो, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इन द फाइनल कंडीशन इक्वल्स टू के टी। ये इक्वेशन हमको क्या बता रहा है? ये इक्वेशन हमको ये बता रहा है कि अगर आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इतना था, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन अगर आपका इतना है, रेट कांस्टेंट के है, तो कितना टाइम लगेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके पास अभी जस्ट स्पीड वाली कहानी थी। इस क्वेश्चन को आप ऐसे समझ लो, मान लो किसी ने बोला कि आपके पास एक इक्वेशन दे दी गई, बोला गया कि देखो ऐसा है कि ds बाई dt जो है वो इस बात पे डिपेंड करता है k पे। ds बाई dt एक कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी है। ठीक है, सो आप इस चीज के लिए क्या बोलते हो, आप इक्वेशन याद करोगे तो आप बोलते थे ना v इक्वल टू यू प्लस ए टी,
याद आ रहा है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी यहाँ से बन के आता था, ठीक है। सो यहाँ से, और आपको पता है कि ds बाई डी टी को आप क्या बोलते हो, a बोलते हो। ये कुछ अलग होता है क्या? नहीं, ds बाई डी टी क्या होता है आपके पास, a होता है। ये भाई इसको क्या हो गया, जस्ट मिनट यार, ये हैंग कर रहा है। हाँ, एक सेकंड हो यार, ये हैंग कर गया, तो थोड़ा इंतजार कर लेते हैं अपन। एक मिनट रुक जा, एक मिनट रुक जा। एक मिनट रुक जा, ये हैंग कर गया थोड़ा। ये 0 पे पहुंच गया। चलो ठीक है, मैं फिर से कर रहा हूँ और इसको मैं शुरू से समझा रहा हूँ, ध्यान देना। इंटीग्रेटेड रेट लॉ की कहानी बिल्कुल वैसी है जैसे फिजिक्स वाली कहानी थी, ठीक है। ये क्या बताता है कि एट अ गिवन टाइम कुछ, सॉरी, इन गिवन टाइम कितने टाइम में कोई रिएक्टेंट कितना बचेगा, कितना खत्म हो गया, कितना टाइम लगेगा, इन चीजों को ये रिलेट करके बताता है। कैसे बताता है, देखो, अगर मैं बात करूं, मुझे बोला गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। मान लिया कि मेरे पास कोई रिएक्शन है जो R से P जा रहा है, ठीक है, R से P जा रहा है। मान लिया कि इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो था, इनिशियल कहानी जो था, ये R0 था, और ये फाइनल कंडीशन में जो इसका कॉन्सेंट्रेशन हो गया, ये RF हो गया। बोलता है क्या कि बताओ इस R0 और इस RF में क्या रिलेशन होगा, ठीक है। चलो, अगर मुझे पता है कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो मैं ये तो कह ही सकता हूं कि अगर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर है, तो हम ये तो कह ही सकते हैं कि इसका इक्वेशन जो होगा, वो इक्वेशन कुछ ऐसे बनेगा कि रेट इक्वल्स टू, हम बोल सकते हैं इसका जो रेट होगा वो हो जाएगा अपने पास k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R टू द पावर 0। चलो, अच्छा, रेट इक्वल्स टू हम ये भी तो लिख सकते हैं माइनस dr बाई डी टी, ठीक है। तो हम चाहे तो वो भी लिख सकते हैं, कोई चाहे तो प्रोडक्ट के भी रेस्पेक्ट में, चलो, लेकिन हम पढ़ते हमेशा रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में, ठीक है। चलो, सो हम इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस dr बाई डी टी इक्वल्स टू के आर नॉट, कॉन्सेंट्रेशन R का पावर 0। चलो, कॉन्सेंट्रेशन R का पावर 0 है, हमको पता है ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और हम इसको थोड़ा सा ऐसे रीअरेंज कर लेते हैं, तो माइनस dr बाई डी टी इक्वल्स टू ये k इंटू 1। आगे आते हैं,
चलो भैया, तो इसको इंटीग्रेट करने चलते हैं, तो माइनस डी आर इक्वल्स टू माइनस के हो गया, डन है। माइनस डी आर इक्वल्स टू के हो गया, माइनस इधर लगा के रखा है। इस माइनस को उठा के राइट साइड हम भेज दे रहे हैं। चलो भैया, इस माइनस को उठा के राइट साइड भेज दिया। सो कॉन्सेंट्रेशन डी आर इक्वल्स टू माइनस के। अब दोनों साइड कर दिया इंटीग्रेशन। जैसे ही इंटीग्रेशन किया, सो हमारे पास कहानी क्या आ गई कि डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर का इंटीग्रेशन इक्वल्स टू माइनस के का इंटीग्रेशन, माइनस के डी टी, सॉरी डी टी कहाँ छोड़ दिया, डी टी, तो माइनस के डी टी का इंटीग्रेशन, टाइम कहाँ से कहाँ, सो ये आर नॉट से आर तक इसका कॉन्सेंट्रेशन गया है। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इसका क्या रहा है, सो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमने लिया है आर नॉट, और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या रहा अपने पास, तो आर एफ रहा है। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आर नॉट और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन आर एफ, इसको इंटीग्रेट किया, सो ये कहानी बन गई फाइनल कॉन्सेंट्रेशन आर एफ माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आर नॉट इक्वल्स टू माइनस के, टाइम कहाँ रहा, तो 0 से t टाइम लगा, तो हम इसको बोल सकते हैं सीधे के टी। ठीक है, अब इस माइनस को उठा के अगर मैं इधर पटक दूं, लेफ्ट साइड लेते आऊं, तो मुझे दिखेगा क्या कि ये इक्वेशन हो गई आर नॉट माइनस आर एफ गिविंग के टी। ठीक है, सो ये अपने पास इक्वेशन ऐसी है जो मुझे ये बता रही है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, समझो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का दे दे, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का दे दे, और हमें ये बता दे कि उस रिएक्शन का के कितना है, तो हम ये बता सकते हैं कि उसमें टाइम कितना लगेगा। ठीक है, अच्छा इस इक्वेशन को आप कंपैरिजन कर सकते हो बिल्कुल उसी से जो आपने फिजिक्स में पढ़ा है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। कैसे, तो उस चीज को मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, ध्यान दो। वहां पे v क्या होता है, तो वहां पे v अपने पास कहानी ऐसी है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है। इसको आप ऐसे कह सकते हो कि v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी बोल सकते हो। चलो, ये दोनों इक्वेशन सेम है। कैसे ये दोनों इक्वेशन सेम है, तो हमको यहाँ पे एक चीज पता है कि माइनस डी आर बाई डी टी जो है ये के बराबर है। नीचे वाले से देख लो कि माइनस डी आर बाई डी टी जो है वो के बराबर है। डी आर बाई डी टी क्या है, सो अगर मैं इसके रेस्पेक्ट में बात करूं तो इसके रेस्पेक्ट में हम क्या बोलेंगे, डी एस बाई डी टी, और ये किसके बराबर है, के बराबर, यहाँ पे ये ए के बराबर होता है, दैट इज एक्सेलरेशन। सो बेसिकली इन दोनों की कहानी जो एक जैसी है। अब कोई ये जरूर बोल सकता है कि ये फाइनल वेलोसिटी होती है, ये इनिशियल होता है, और ये 80 तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये फाइनल कॉन्सेंट्रेशन नहीं, ये इनिशियल है और ये फाइनल है। तो बाबू फर्क ये है कि यहाँ पे माइनस डी आर बाई डी टी इक्वल्स टू यहाँ पे के लिया गया है। तुम ऐसे बोल सकते हो दिस इज अ केस ऑफ डी एक्सेलरेशन। डी एक्सेलरेशन की कहानी है, गाड़ी जो होती है वो डी एक्सेलरेट हो रही है, इसलिए यहाँ माइनस लगा के चल रहे हैं। सो चूंकि डी एक्सेलरेशन की कहानी है, इसलिए ये कहानी जो है उल्टी हो गई है, इनिशियल माइनस फाइनल हो गया, ना कि फाइनल माइनस इनिशियल है। बाकी कहानी बिल्कुल वही फिजिक्स वाली है। अब यहाँ पे भी आप क्या करते हो, आपको इनिशियल वेलोसिटी बता दिया, एक्सेलरेशन बता दिया, टाइम बता दिया, तो आप फाइनल वेलोसिटी बता लेते हो। सेम कहानी यहाँ पे उसी तरीके से आप कोरिलेट करके बोल सकते हो। चलो ठीक है, सो ये आप ये सॉरी डी एस बाई डी टी नहीं, ये डीवी बाई डी टी। हाँ ठीक है यार, सॉरी, डीवी बाई डी टी। ठीक है, सो ये बिल्कुल उसी तरह की कहानी है। अब चलो इसको हम थोड़ा देखते हैं, इसके क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं और इस पे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। इसके क्वेश्चन महाफर्जी होते हैं, बिल्कुल बकवास से होते हैं। चला क्वेश्चन पे इसके ध्यान देते हैं। इस इक्वेशन को नोट डाउन करो और फिर इसके क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। फटाफट से नोट डाउन करो। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट लॉ, हाँ ठीक है, रिटार्डेशन जो भी है, नोट डाउन करो इसको फटाफट से। इसके इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको फाइनल इक्वेशन बन के आई, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इसका महाबकवास है, और बोर्ड में सीधे बोला जाता है इंटीग्रेटेड रेट लॉ बनाओ, जीरो ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का, सेकेंड ऑर्डर का। मैं यहाँ सारे टर्म्स लिख देता हूँ। इसका मतलब क्या है, आर नॉट, इसका मतलब है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, आर एफ फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, के रेट कांस्टेंट। हाँ बिल्कुल, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, जिनको जिनको कष्ट है वो ध्यान रखिएगा, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। टी
टाइम टेकन। ठीक है, चलो छाप लिया सबने? डन है? चलो अब जरा इसके क्वेश्चन देखते हैं कि इसके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। छापो छापो भाई छापो, कोई दिक्कत नहीं, छापो। ठीक है, चलो क्वेश्चन दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्वेश्चन ध्यान दो, यहाँ पे बोलता क्या है कि एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का 10 मोलर है। ठीक है, बोलता क्या है कि K जो है वो 0.01 है। बोलता है व्हाट विल बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर 16.67 मिनट। 16.67 मिनट बीतने के बाद बताओ रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना बचेगा। लेफ्ट का मतलब क्या है, कितना बचेगा, ऑब्वियस है जितना रहेगा उतना ही बचा रहेगा, दैट इज RF आपको निकालना है। ठीक है, बोलता है नेक्स्ट की अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड, कितना रिएक्ट कर गया आपको ये भी बताना है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पता, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन पता, दोनों का डिफरेंस ले लोगे तो रिएक्ट कितना किया ये पता, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन आप निकालो, फिर कितना रिएक्टेड निकालो, फटाफट सॉल्व करो, शुरू हो जाओ। गुड आनंद, बस ये ध्यान रखना कि यूनिट क्या है, बिना यूनिट चेंज किए बस पुट कर देना। फॉर्मूला बता दिया, डाल दो आंख बंद करके। अरे नालायको, ये कौन देखेगा कि यहाँ सेकंड लगा हुआ है और ये मिनट लिखा हुआ है, कौन देखेगा? गुड कल्याणी, वेरी गुड। तिवारी गलत है। वैष्णवी फिर से भेज भेज बेटा, नहीं देखा, रुको एक मिनट। वैष्णवी गलत है, आनंद गलत, ठीक है आनंद, मतलब RF ठीक है, रिया ठीक है, तिवारी गलत है। फैला दिए हो रायता, एक इक्वेशन है ये भी नहीं लग रहा है सही से। तिवारी गलत है, मीनू गलत है, सिद्धांत सही है। राघवेंद्र क्या निकाला ये? 0.002 है क्या ये? निधि ऑडियो ऑन करना तो जरा, निधि ऑडियो ऑन कर। यस सर। हाँ बता बता क्या किया। मैंने पूछा है कितना कंसंट्रेशन बचा है ये बताना है, कैसे बताइए? सर R0 minus RF is equal to KT. ठीक है, सर KT 0.01 into 16.6 into 60. अच्छा ठीक है, और सर RF भी तो बताना है और R0 10 है, तो सॉल्व ठीक है। करने पे 0.04 आ रहा है। 0.04 है, चलो ठीक है। 0.04 एक्चुअली में नहीं लेना है, तुम इसको सीधे सीधे जब इसको कन्वर्ट करोगे सेकंड्स में तो ये 1000 सेकंड मान लेना है। ठीक है, सर, जो लोग को भी, हाँ जो लोग को भी कष्ट हो इसको कन्वर्ट करने के, मैं सीधे बता रहा हूँ उसको 1000 सेकंड मान लो।
ठीक है। ऐसे चलो तो जैस 60 से मल्टीप्लाई करके नहीं ले सकते हैं। ले सकती है, पर उसका मतलब था कि वो 1000 सेकंड लेना था। तू एक बात बता, नेगेटिव में कभी कॉन्सेंट्रेशन आएगा? बचा हुआ कॉन्सेंट्रेशन नेगेटिव में पॉसिबल नहीं है ना। सर लेकिन निगेटिव में नहीं है, 10 माइनस 9.96 आया है तो 0.04। 9.96 आ रहा है, मेरे को लगता है नेगेटिव आ जाएगा। चलो देखते हैं। नो चलो सर। ठीक, अच्छा ठीक है, देखते हैं। चलो सो ये अपने पास कहानी क्या हो जाएगी, ये अपने पास कहानी हो गई आर नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू, अपने पास कहानी हो गई KT। ठीक है। चलो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है, 10 दिया है। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन हमको नहीं पता है कितना होगा, RF को RF ही छोड़ दिया, इक्वल्स टू KT। K अपने को कितना दिया हुआ है, सो ये दिया है 0.01। T कितना दिया हुआ है, तो T अपने को हो गया 16.67 इंटू 1000। 16.67 इंटू 1000 करोगे तो आई गेस वो, सॉरी 16.67 इंटू 60 करोगे तो ये 1000 से कुछ बड़ा आएगा। कितना आ रहा है, 1000 से कुछ बड़ा आ रहा है। रुको एक मिनट, 16.67, सो ये आ जाएगा 1000.2 आ रहा है। ठीक है। चलो ये 1000.2 मल्टीप्लाइड बाई 0.01, तो बाबू इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास कितना आ गया, सो ये आपके पास आ रहा है 10.002 इतना आ रहा है। ठीक है। सो यही चीज मैंने आपसे बोली थी कि बेटा आपके पास जो, अब इसको क्या करोगे, लेफ्ट में जाके माइनस कर लोगे। सो 10 माइनस, इसको बोलोगे 10.002 नहीं बोलोगे, दिस इज 10, क्योंकि 002 लोगे तो निगेटिव आ जाएगा आंसर। ठीक है। सो इसको 10 कंसीडर कर लो। सो ये 10 माइनस 10 इक्वल्स टू आपके पास कितना आ गया, ये RF, तो RF की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, दैट इज 0। तो आप ये कह सकते हो कि ये जो रिएक्शन, बोल निधि बोल। सर मेरा पॉजिटिव इसलिए आ गया था क्योंकि हम 16.6 ही लिए थे, 7 नहीं लिए थे ठीक है, इसलिए। तो इसीलिए वही मैं बोला। ठीक है। तो यहां से आपके पास फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या आ गया, 0 आ गया। तो आप ये कह सकते हो कि भैया ये जो रिएक्शन है वो अपने पास 16.67 मिनट में खत्म हो गई, इसका खेल खत्म हो चुका है। ठीक है, इतना अप्रोक्सीमेशन आपको लेके चलना होगा। तो ये आपके पास कहानी हो गई। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, बोलता क्या है, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड बताओ कि कितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट कर गया। बोलो राघवेंद्र। सर ये कर सकते हैं कि हम लोग टाइम ज़्यादा दे दिए हैं। हाँ कह सकते हो कि दो, मतलब 0.001 या 2 सेकंड जो है आप ज्यादा दे दियो, कितना है, हाँ कुछ 0.2 सेकंड आप ज्यादा दे दियो, दैट्स डिफरेंट थिंग। बट उससे आपका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा फाइनल, तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन आपके पास क्या होगा, 0, सीधा बात है। ठीक है। सो ये चीज ध्यान रखना, अगर आपको कभी टाइम एक्स्ट्रा दे दे, ध्यान रखना इस चीज को, कभी टाइम एक्स्ट्रा दे दे और आपके पास कॉन्सेंट्रेशन नेगेटिव में चला है, इसका मतलब ये नहीं है कि रिएक्टेंट बनने लगा है, नहीं भैया। रिएक्शन खत्म हो गया, उसके बाद आपने 2 या 3 सेकंड बाद या जितने भी टाइम बचा है उतने टाइम बाद आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हो। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा हमेशा। ठीक है। सो हम यहाँ पे मान सकते हैं कि भैया अपने पास जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन बचेगा रिएक्टेंट का वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। अब चलो इस चीज को जरा सा और आगे बढ़ाते हैं। हम यूजुअली ऐसा होता है कि जब भी हम 0 ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर के लिए हम एनालिसिस करते हैं, सो हम यहाँ पे कुछ चीजें जो है वो बुक के हिसाब से मान के चलते हैं, उस पर जरा सा बात कर लेता हूँ मैं। सो देखो होता क्या है कि यहाँ जो R0 है, जिसको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हम R0 लेके चल रहे हैं, बड़ा कष्ट है हम लोग को इसको लिखने में, बड़ा सा ये लिखना पड़ता है R0, तो इसके जगह पे यूजुअली A लिख दिया जाता है, सिर्फ A। सो कहीं सिर्फ A लिखा हुआ है, मतलब वो क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन बचता है, याद रखना ये बचा हुआ कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट का। सो जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन बचता है इसके जगह पे X यूज कर दिया जाता है। सो R0 और ये RF यूज करने के बजाय A और X का इस्तेमाल किया जाता है। कहीं पे आपको बुक में अगर A और X लिखा हुआ दिख जाए तो आप समझ लेना A इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और X इज द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है। सो ये आपके पास कहानी हो गई रिगार्डिंग 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये बिल्कुल आसान सा फर्जी सा कहानी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, A0 नहीं, अंजन A लिख के नॉर्मली काम चला लेते हैं, बाकी A0 भी लिखोगे तो दिक्कत नहीं है। बहुत जगह बुक्स में देखोगे तो ये भी यूज कर देता है। ठीक है, देखो सो कुछ बुक में लिखेगा A0 और फाइनल लिखेगा A, तो इस चीज को आपको ध्यान लेके चलना है कि भैया किस बुक में क्या लेके चल रहा है। A X लेके चलते हैं, A0 और A लेके चलते हैं, A0 और AT लेके चलते हैं, ये भी लेके चलते हैं। चलो ये भी मैं लिख देता हूँ इसको।
कहीं पे ए नॉट ले लेगा इनिशियल और एक्स की जगह पे ले लेगा एटी। तो ये नोटेशंस हैं, इनको ध्यान रखना, थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा आपको क्वेश्चन के। एग्जाम में आपको आनंद पता चल जाएगा, एग्जाम में आपको मेंशन करके देगा तो भैया ये है, ये है। आपको एग्जाम के परेशान होने की जरूरत नहीं। जेई वाले बहुत अच्छे लोग होते हैं, वो बोल देते हैं कि इनिशियल कंसंट्रेशन ए लेना है, तो उनमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, बाकी ये स्टैंडर्ड है, इसको यूज करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, चलो सो ये आपके पास कहानी होगी, ऐसा ही क्वेश्चन ये है, इसको छोड़ो, अपन आगे आते हैं। इस क्वेश्चन को देखो फटाफट से और मुझे बताओ कि कौन सा एक्सप्रेशन सही है। जल्दी से देखो और बताओ कौन सा एक्सप्रेशन सही है, फटाफट से। बोलता क्या है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कौन सा एक्सप्रेशन आपको लगता है कि करेक्ट है। बहुत बकवास सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ कौन सा इक्वेशन इसमें करेक्ट है। और ये याद रखना इक्वेशन, रट्टा मार के याद रखना कि जीरो ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या आता है। बोल निधि। सर वो पहले का ही हैंड रेज था। ठीक है, चलो सो अपने पास इक्वेशन कौन सी आएगी, ये आएगी। बस टी को उठा के लेफ्ट से उठा के राइट में भेज दिया, काम खत्म। तो हमको पता है कि दिस विल बी द इक्वेशन फॉर इंटीग्रेटेड रेट लॉ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से देखो। रिएक्शन को कंप्लीट होने में जीरो ऑर्डर में कितना टाइम लगेगा। रिएक्शन को जीरो ऑर्डर में कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। कंप्लीट होने का मतलब क्या है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का लड्डू। तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन को लड्डू पुट करो और फटाफट से बताओ कि टाइम कितना लगेगा कंप्लीट होने में। कंप्लीट होने का मतलब है फाइनल कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का लड्डू हो जाना। ए जो है देखो यहाँ लिख के दिया है, यहाँ ध्यान दो। ए जो बोला है, आपको बोला है कि ए इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ ए नॉट नहीं यूज किया, यहाँ आर नॉट यूज नहीं किया, यहाँ ए यूज किया है। ठीक है, ठीक है राघवेंद्र, निधि ठीक है, बहुत लोगों ने भेजा आंसर। रुको एक मिनट मैं देख लूं। ओके, आकाश ठीक है, कल्याणी ठीक है, निधि ठीक है, वैष्णवी ठीक है, आनंद ठीक है, दिव्या ठीक है, रिया गलत है। चलो सो अपने को पता चल गया, इससे देखते ही हमको पता चल गया कि कंप्लीट होने रिएक्शन का मतलब क्या है। अपने पास फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो भैया इक्वेशन पुट करते हैं फटाफट। तो अपन लिख सकते हैं ना, तो अपन क्या लिख सकते हैं, आर नॉट माइनस आर एफ इक्वल्स टू के टी। ठीक है, इस भाई साहब को बोलता है कि इस भाई साहब को क्या कर देना है, जीरो कर देना है। टी बराबर कितना आ जाएगा, तो आर नॉट माइनस आर नॉट बाई के। सो टी इक्वल्स टू हो गया आर नॉट बाई के। आर नॉट बाई के का मतलब हो गया ए बाई के। डन है, चलेगा। चलो तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट चॉइस, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये ग्राफ, इस ग्राफ को समझने का प्रयास करते हैं। ये ग्राफ क्या कह रहा है, बोलता है कि बताओ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसा बनेगा। भैया हमको इक्वेशन पता है क्या होती है। इक्वेशन क्या होता है अपने पास, आर एफ इक्वल्स टू, तो मैं इसको डब्बा नहीं डाल रहा, थोड़ा सा कष्ट लेता हूँ, तो मैं आर नॉट माइनस आर एफ लिखूंगा तो समझ लेना कॉन्सेंट्रेशन है, बार बार डब्बा लगाने की जरूरत नहीं है। इक्वल्स टू के टी, हमको पता है ये स्ट्रेट लाइन बनेगा। अच्छा आर एफ क्या है अपने पास, एट एनी टाइम कॉन्सेंट्रेशन तो आर एफ ही है, और आर नॉट तो क्या है, एक फिक्स क्वांटिटी है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। सो दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर, मतलब इसका ग्राफ वर्सेज ये कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। कैसा स्ट्रेट लाइन बनेगा, तो हम बोल सकते हैं कि आर एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो आर नॉट माइनस के टी। ये इक्वेशन मिल गई अपने को। और यहाँ पे अपने पास क्या है, ये है अपने पास कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम, यही है। कैसा ग्राफ बनेगा, ये हो गया इंटरसेप्ट और ये हो गया अपने पास स्लोप। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन। देखो यहाँ से स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। स्लोप क्या रहेगा, तो स्लोप रहेगा माइनस का के, और इंटरसेप्ट क्या रहेगा, सी क्या रहेगा अपने पास, तो आर नॉट। फटाफट छापो, किसी को इसमें तकलीफ हो तो पूछ लो। जीरो ऑर्डर के दो एग्जांपल आपको दिए गए हैं, अमोनिया का डिसोसिएशन और थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन द गोल्ड सरफेस। ये दो स्टैंडर्ड एग्जांपल हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के। फटाफट से छापो, फिर क्वेश्चन पीछे वाला लिखना। टाइम नहीं दिया, लिखवा दूंगा, इसको छापो जल्दी से। हाँ बिल्कुल सिद्धांत, हम लोग को डब्बा लिख सकते नहीं है, लिखना है। मैं नहीं लिख रहा, मैं आलस दिखा रहा हूं, तुमको नहीं दिखाना है।
ठीक है, चलो ये भाई नीचे वाला बच गया, कितना लिखूं डब्बा। हाँ करो फटाफट से, ये ग्राफ बनाओ, किसी को इसमें तकलीफ है तो मुझे बता देना। अच्छा एक्स एक्सिस पे कहाँ इंटरसेप्ट कर, एक्स एक्सिस पे कहाँ काटेगा ये ग्राफ, एक्स एक्सिस पे कहाँ काटेगा, उसका पोजीशन क्या होगा एक्स एक्सिस पे वाला, वो टाइम जहां कॉन्सेंट्रेशन जीरो हो गया। कॉन्सेंट्रेशन जीरो मतलब रिएक्शन स्वाहा हो गई, स्वाहा हो गई मतलब कहाँ पे, ए बाई के, जस्ट अभी निकाले। आर नॉट कैसे हो गया दिव्या, हाँ कितना टाइम लगेगा जीरो होने में, वो आर नॉट कहलाएगा, ए बाई के होगा। करो साथ, छापो फटाफट से। बहुत टाइम है। छाप लिया, चलो क्वेश्चन छापो फटाफट से, जल्दी जल्दी छापो, टाइम बहुत कम है। किसका टाइम, मेरे पास टाइम कम है। ठीक है वैष्णवी, रिया बेटा बोलने का मौका नहीं मिला इसलिए टाइप करके काम चला रही है ना, कितना दुख हो रहा होगा ना, बोल नहीं पा रही है बेचारी। छाप लिया, जब चाहता हूं ना कि थोड़ा सा, चलो छोड़ो, छापो इसको जल्दी। हाँ तू लिख ले, बाद में बातें कर लियो। चलो ठीक है, सो ये अपने पास कहानी हो गई रिगार्डिंग जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसका छूट गया उस स्लाइड से लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अब अपन आते हैं नेक्स्ट, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का, पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, ध्यान रखना इस पूरे चैप्टर का। और ये कॉन्सेप्ट फिजिक्स में भी आपका इस्तेमाल होगा एक जगह, जब आप पढ़ोगे न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शंस जो होते हैं वो होते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। ठीक है, चलो इसको ध्यान से आराम से देखना क्या कहानी है। कहानी बिल्कुल वही है, आर से अपने पास पी बन रहा है। ठीक है, आगे कहानी आपको पता है, आर नॉट है, आर एफ है, कोई दिक्कत नहीं है। सो मैं अगर इक्वेशन लिखूं इसकी डिफरेंशियल फॉर्म में, अगर इक्वेशन लिखूं तो हम क्या बोल सकते हैं इसका, कि भैया इसका इक्वेशन होता है माइनस रेट इक्वल्स टू हो जाएगा अपने पास के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर टू द पावर 1। हमको पता यही होगा, आर टू द पावर 1 होगा, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपने पास इसके आगे बढ़ते हैं। तो रेट की जगह पे हम मैं रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में बात कर लूँ, रिएक्टेंट घट रहा है अपना। ठीक है, सो मैं लिख सकता हूँ डी आर अपॉन डी टी इक्वल्स टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर। चलेगा, चलो अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर रहे हैं, दोनों साइड में। ठीक है, सो इंटीग्रेशन किया जाए तो ये हो गया माइनस डी आर अपॉन आर, इसको उठा के नीचे पटक दिया और राइट साइड में चला गया अपने पास के डी टी। ठीक है, चलो आगे अपन बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन जब दोनों साइड में हम करेंगे तो ध्यान देना, मैं इस नेगेटिव को ध्यान देना, इस नेगेटिव को मैं उठा के
राइट साइड में भेज दूंगा अगले स्टेप में, ठीक है। तो चलो इसको ध्यान देना। अपने पास dr बाई आर का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x होता है, तो dr बाई आर का इंटीग्रेशन क्या होगा, ln r हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन कहाँ से कहाँ, तो r0 से लेके rf तक, ठीक है, R0 से लेके RF तक। चलो भैया पुट करते हैं। सो यहाँ पे अपने पास कहानी क्या हो जाएगी, तो मैं देखो इसको ऐसे लिख रहा हूँ, किसी को तकलीफ हो तो मुझे बताना। निगेटिव को छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। डब्बे के अंदर में ln फाइनल है RF, इनिशियल है R0, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ RF माई R0 इक्वल्स टू डब्बा बंद इक्वल्स टू KT। मैं निगेटिव को छोड़ दिया, अभी बचा दिया, निगेटिव को नहीं हटाया। यहाँ पे अगर किसी को तकलीफ हो तो मैं साइड में लिख दे रहा हूँ कि भैया dx बाई x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है ln x। अगर किसी को तकलीफ हो तो यहाँ से देख लेना, ठीक है। चलो अब एक चीज हमको पता है कि निगेटिव को अगर मैं अंदर लेके जाऊंगा तो मुझे पता है कि यहाँ निगेटिव है और इसके पावर में चढ़ाया जा सकता है। सो निगेटिव जब पावर में चढ़ेगा तो लॉग के अंदर में पावर में चढ़ेगा, मतलब वो क्या करेगा, ऊपर नीचे कर देगा, रेसिप्रोकल कर देगा वो, ठीक है। सो हम इसको बोल सकते हैं कि यहाँ पे अगले स्टेप में अगर हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ln R0 बाई RF इक्वल्स टू KT, ठीक है। सो ये अपने पास इक्वेशन बन के चली आई और यही इक्वेशन है जो सबसे अधिक आपके काम आने वाली है हमेशा। फर्स्ट ऑर्डर का ये इक्वेशन हमेशा काम आता है और इस पे क्वेश्चन थोक भर से पूछे जाते हैं, थोक भर भर के पूछा जाता है। अगर आपको कॉम्पिटिटिव में नहीं पूछा गया तो बोर्ड्स में भी ये फेवरेट टॉपिक है पूछने का, इस चैप्टर का। सो ये आपके पास इक्वेशन बन के चली आई। अब चूंकि यहाँ ln यूज किया गया है तो बताओ मुझे ln को अपन लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसका ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको बिल्कुल लॉग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे लॉग में कन्वर्ट करेंगे भैया, 2.303 से मल्टीप्लाई करके, चलेगा क्या, 2.303 से मल्टीप्लाई करके लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये भी बोल सकते हो 2.303 लॉग R0 की जगह पे मैं लिख लेता हूँ a, RF की जगह लिख लेता हूँ x इक्वल्स टू KT। ये भी अगर आप लिखोगे तो कोई समस्या नहीं है, ये भी आपके पास एक इक्वेशन बन के चली आई, ठीक है। सो इन दोनों इक्वेशंस को आपको याद करके रखना है। अगर ये याद रहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं है, पर इसको तो रट्टा मार के रखना कि भैया अपने पास कहानी कैसी है। यहाँ मैं बता दे रहा हूँ x फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है और a इनिशियल है। एनसीईआरटी में थोड़ा अलग दिया हुआ है, एनसीईआरटी में a माइनस एक्स का इस्तेमाल करता है। मैं x का मतलब ले रहा हूँ फाइनल और a का मतलब इनिशियल, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना है, एनसीईआरटी के थ्रू मत जाना कि एनसीईआरटी और परेशान कर देगा। दिस इज द सिंपल वे, ठीक है। सो इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपके पास इक्वेशन कैसे बन के आई। कोई ऐसा जिसको इस पे रोना गाना मचाना है तो भी मचा लो कि हमको रोना गाना मचाना है, समझ में नहीं आया ये डेरिवेशन कैसे हुआ। कोई ऐसा है जिसको रोना गाना मचाना है, जिसको डेरिवेशन में तकलीफ है, मैथमेटिकली कोई दिक्कत है? गणित वाले पूछोगे तो उठा के फेंक दूंगा मैं, बायो वाले पूछोगे तो सुन सकता हूं। चलो ठीक है, छापो फटाफट से, छापो और इसको याद रखना है, रट्टा मार के याद रखना है, ठीक है। चलो अब इसमें थोड़े बहुत गणित भी लगा सकते हो। कैसे गणित लगाओगे भैया, तो गणित अपने अपने हिसाब से लगाया जा सकता है। कैसे, इसका बेस ई है तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, देखो तो ध्यान दो तो, छापो इसको, फिर इसका थोड़ा बहुत गणित में समझाता हूँ और कैसे कैसे फॉर्म में इक्वेशन लिखी जा सकती है। एनसीईआरटी में लेंदी दिया, ये सिंपल है बिल्कुल यार, ये सिंपल है। एनसीईआरटी से जाओगे तो परेशान कर देगा। दिस इज द सिंपल, एकदम ऐसे याद रखो, काम खत्म। एनसीईआरटी का लोचा मत लेना। छाप लिया? हाँ डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। सिद्धांत क्या बोल रहा है? हाँ तू बॉम्ब बना ले, नालायक। न्यूक्लियर है तो हम बॉम्ब बनाएंगे, वाह गजब। चलो अब इसको अलग अलग फॉर्म में भी दिया जा सकता है, ठीक है। सो देखो इसको अलग अलग फॉर्म में कैसे दिया जा सकता है। इस इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ,
सो देखो मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूँ ना, मुझे पता है इसका बेस ई है, इस ई ने एक लात मारा केटी को, केटी भाग गया ऊपर, ठीक है। सो अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, आर नॉट बाई आर एफ इक्वल्स टू ई टू द पावर के टी, कोई दिक्कत नहीं है। सो यहां से इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, आर नॉट इक्वल्स टू आर एफ ई टू द पावर के टी। तो एक इक्वेशन इसकी ऐसे भी बन के आती है, इसको ध्यान रखिएगा, एक इक्वेशन इस फॉर्म में भी आती है। तो सेम चीज है, बस ln को उठा के एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख दिया। यहां से 10 है तो 10 को एज यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज कि इसी इक्वेशन को जब आप फिजिक्स में पढ़ोगे तो फिजिक्स में ऐसे लिखा जाएगा n इक्वल्स टू, देखो बस वहां फर्क क्या पड़ जाएगा, वहां पे इस वाले चीज की जगह पे यूज किया जाएगा n, RF की जगह पे यूज किया जाएगा n, ठीक है, और R नॉट की जगह यूज किया जाएगा n नॉट। जब फिजिक्स में आएगा तो e का पावर h होगा, माइनस होगा। क्यों माइनस होगा, क्यों माइनस होगा रिया जरा बताना तो मेरे को, क्यों माइनस होगा, ठीक है। चलो सो RF की जगह n और R नॉट की जगह n नॉट, जब फिजिक्स में पढ़ोगे तो यहाँ पे कहानी ऐसी हो जाएगी कि n नॉट इक्वल्स टू n इंटू ई टू द पावर के टी। अरे एनसीईआरटी में लिखा है बेटा, तो एनसीईआरटी में ध्यान से देख, वहां पे ना, वहां पे ये दिया है r इक्वल्स टू आर नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस के टी, और हम आर नॉट इक्वल्स टू आर इंटू ई टू द पावर माइनस के टी लिख रहे हैं। भाई ये ई टू द पावर के टी उसमें इस साइड लिखा हुआ है, काहे परेशान हो, थोड़ा देख लो उसको, ठीक है। सो वहां पे जो इक्वेशन बन के आती है फिजिक्स में वो ये बन के आती है, एन नॉट इक्वल्स टू एन इंटू ई टू द पावर के टी। इसको और रीअरेंज करोगे तो इसको ऐसे बोल लोगे कि n इक्वल्स टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस के टी। अब इसको उठा के इधर पटक दिया, n बराबर आ गया, ये कहानी। सो इसको उठा के इधर पटक दिया, सो ई टू द पावर माइनस के टी आ गया। तो ये आपके पास फिजिक्स वाली इक्वेशन है। सो फिजिक्स में आपको ये देखने को मिलता है, केमिस्ट्री में आपको ये देखने को मिलता है, बाकी कहानी क्या है बिल्कुल सेम है, कोई भी फर्क नहीं है, ठीक है। जब फिजिक्स में पढ़ोगे तो आपको बताया जाएगा ये। सो ये हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कि भैया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इक्वेशन कैसे बनता है। क्वेश्चंस इस पे बहुत बनते हैं, बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो फटाफट से अपन क्वेश्चन देखते हैं। छाप लिया सबने क्या इसको, कोई ऐसा जो अभी भी छाप रहा है, छापो छापो छापो, जल्दी छापो, एक दो क्वेश्चन अपन देख लेंगे फटाफट से। इसके डेरिवेशन और इसका इक्वेशन दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखना। फर्जी डेरिवेशन है, चलो ठीक है। सबने छाप लिया क्या, कोई ऐसा जो छाप रहा है अभी भी? हाँ कल एक्स्ट्रा क्लास है, बिल्कुल है, आपको एक्स्ट्रा क्लास का टाइम भेज दिया जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली कल शाम को होगी आपकी एक्स्ट्रा क्लास, ठीक है। और कल शाम को होगी, इस पे क्वेश्चंस है, बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे बनते हैं, वो क्वेश्चंस करेंगे और आगे कहानी पढ़ेंगे। ये इक्वेशन बिल्कुल ध्यान रखना, रट्टा मार के रखना। हाँ फर्स्ट फॉर्मूला तक डेरिवेशन पे आगे स्टॉप कर देना भाई, ये आपका एंड है, उसके बाद तो इसी फॉर्म को अलग अलग लिखने का तरीका है, बाकी ये फॉर्मूला तो एक ही है, अब उसको अलग अलग तरीके से जैसे मन वैसे लिखो। चलो ग्राफ बाद में, पहले इस क्वेश्चन को देखो, मुझे बताओ ये क्वेश्चन किससे किससे सॉल्व हो जाएगा, बस मुझे ये बता दो कि सॉल्व कर लेंगे हम। क्या क्या दिया ध्यान दो, पढ़ो इस क्वेश्चन को। रेट कांस्टेंट दे दिया, मतलब के पता है, मिनट के टर्म में दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। बोलता क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपको दे दिया है, बिगिंस विथ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दे दिया है। बोलता क्या है, व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल रिमेन्स इन द सॉल्यूशन आफ्टर 3 आवर्स। आपको टी पता, आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पता, आपको के पता, क्या आप नहीं बता सकते कि कितना बचेगा? कितना बचेगा मतलब फाइनल कॉन्सेंट्रेशन बताना है रिएक्टेंट का। इक्वेशन लगाओ, फटाफट बता लोगे। कौन कौन ऐसा है जिससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि हाँ कर लेंगे? लॉग है, दिक्कत हो सकता है, ये मैं मान सकता हूँ, टाइम लग सकता है, लेकिन सॉल्व तो हो जाएगा ना, बबुआ वाला क्वेश्चन है, क्या बात है। चलो तो इस फटाफट इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, स्लाइड में रहेगा, घर पे ट्राई करना। अगला क्वेश्चन बोलता क्या है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है 20% कंप्लीट होता है 10 मिनट में, 75% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा?
कैसे बताओगे? किसको किसको लगता है ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आराम से? चलो हैंड रेज पहले नीचे, जिसको इसको लगता है कि ये क्वेश्चन हम आराम से कर लेंगे। बोलता है कि 20% खत्म होने में, 20% कंप्लीट होने में। अच्छा 20% कंप्लीट हुआ तो बचा कितना होगा? 80%। फाइनल कंसंट्रेशन बचा होगा 80%। तो 20% कंप्लीट होने में 10 मिनट, 75% कंप्लीट होने में कितना टाइम? मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, ध्यान देना। मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, ध्यान देना। जिसको ये समझ नहीं आएगा घर पे करना है, और मैं कल डिस्कस करूंगा ये क्वेश्चन, ठीक है? चलो 20 मिनट वाली कहानी पहले डिस्कस करते, 20% वाली कहानी डिस्कस करते हैं। 20% वाली, यहाँ ए मान लिया कि मेरे पास इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो था वो ए ही है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए है। तो आर नॉट अपने पास मान लो कितना है? ए है। मुझे बताओ कि आर एफ कितना होगा, जल्दी से बताओ। बोलता है 20% कंप्लीट हो गया, मतलब आर एफ कितना होगा? 0.8 होगा। कोई ऐसा जो इसमें रोना चाहता है? 20% कंप्लीट हो गया तो बचेगा कितना? नहीं यूनिटरी मेथड नहीं लगाना, सीधे सीधे फंस जाओगे, दिक्कत होगा, ठीक है? तो आर नॉट इनिशियल मान लिया ए था, फाइनल कितना हो गया? 0.8 है। डन, काम खत्म। इससे एक इक्वेशन लिख लिया। चलो बोलता क्या है? 75% के लिए बताओ कितना टाइम लगेगा। इसमें टाइम दे दिया आपको, टाइम कितना लगा है? 10 मिनट। चलो ठीक है, 75%, आर नॉट इसका कितना है? ए ही है। आर एफ इसका कितना है? सो इसका आर एफ कितना होगा? 75% कंप्लीट हो गया, मतलब बचा कितना होगा? 0.5 है, 0.25 है। चलेगा? दोनों के हिसाब से इक्वेशन लिख रहा हूं, यहाँ ध्यान दो। यहाँ इक्वेशन लिख रहा हूँ एल एन ए अपॉन 0.8 ए इक्वल्स टू के इंटू 10 आपके पास टाइम दिया हुआ है। और यहाँ लिख रहा हूं मैं एल एन ए अपॉन 0.25 ए इक्वल्स टू के इंटू टी। आपसे ये टी पूछा हुआ है, ठीक है? अब क्या इन दोनों इक्वेशन का यूज करके, इसका और इसका यूज करके दोनों को डिवाइड कर दो। जैसे दोनों को डिवाइड कर दो, के गायब, के गायब अपने पास। तो क्या आप टी की वैल्यू नहीं निकाल सकते हो? मुझे बता दो किससे किससे सॉल्व अब हो जाएगा। अब तो कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कौन कौन ऐसा है जो कह रहा है कि अब तो कर लेंगे, अब हमको समस्या नहीं, इतना हो गया तो अब हम कर लेंगे? डन है? ठीक है, ठीक है। मुझे ये बता दो कि लॉग में किसी को दिक्कत नहीं है? कोई ऐसा जिसको लगता है कि लॉग में जाके फंस जाएंगे? ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं, टाइम निकाल लोगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। बोलता क्या है? ध्यान से पढ़ो। बोलता है कि रिएक्शन है ये, फर्स्ट ऑर्डर का है, के की वैल्यू दे दी है, टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं। बोलता है कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ SO2Cl2 दैट डिकम्पोज्ड ऑन हीटिंग फॉर 30 मिनट्स। टाइम दे दिया, के दे दिया, 30 मिनट दे दिया, के पता है कितना परसेंट डिकम्पोज हुआ। कैसे? इनिशियल मान लो ए, फाइनल मान लो एक्स। इनिशियल ए, फाइनल एक्स। मान लो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था ए, फाइनल आप एक्स निकाल सकते हो ए के टर्म में, निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कितना परसेंट डिकम्पोज हुआ? मान लो कि मेरे पास एक्स की वैल्यू आती 0.5 है, कि इतना कंसंट्रेशन बचा है, इतना बचा है, इतना लिया था, कितना डिकम्पोज होगा? जितना लिया था माइनस जितना बचा है डिवाइडेड बाय जितना लिया था, काम खत्म। तो बेसिकली इसमें कितना परसेंट डिकम्पोज हुआ? तो यहाँ डिकम्पोज का मतलब क्या हुआ? आपको बेसिकली करना क्या है? सो a माइनस एक्स बाई ए इंटू 100 करना है। किससे किससे ये सॉल्व हो जाएगा? कौन कौन बोलता है कि हाँ हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन होगा पर कर लेंगे? चलो ठीक है, कैलकुलेशन होगा, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ध्यान दो। बोलता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, टाइम रिक्वायर्ड 99.9% कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है वो 10 गुना लगता है जो कि रिएक्शन को आधे होने में लगता है। निकाल सकते हो क्या? इक्वेशन आपको प्रूफ करनी है कि इतना होने में इतना टाइम, तो इतना होने में कितना टाइम। T1 मान लेना, T2 मान लेना, दो केस बना लेना, T1 और T2 का रेशियो ले लेना, हो जाएगा क्या? क्वेश्चन पढ़ो, देखो हो जाएगा कि नहीं होगा। और जिसको इसको लगता है हो जाएगा, हैंड रेज कर दो फटाफट से, क्या कर तो लेंगे हम। मेहनत लगेगा, टाइम लगेगा, पर कर लेंगे। डन है? चलो देखो तिवारी क्या बोल रहा है, समझा रहा हूं। बोलता है कि 99.9% कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है वो आधे होने से 10 गुना ज्यादा लगता है।
required for 99.9% of reaction to takes place is about 10 times that required for half of reaction. चलो दो केस में लिख लेता हूँ, 99.9% वाला और ये 50% वाला, दो केस लिख लिया। दोनों के लिए इक्वेशन लिख लेता हूं मैं, ध्यान दो, सीधे मैं इक्वेशन लिखता हूं, ln a अपॉन, यहां ध्यान दो ये बचा कितना 0.001 a। किसी को इसमें तकलीफ है क्या? 99.9 खत्म हो गया, मतलब बचेगा कितना 0.001 a इक्वल्स टू k, और यहाँ पे हो गया t1। ठीक है, चलो यहाँ पे हो जाएगा ln a अपॉन 0.5 a इक्वल्स टू k इंटू t2। बोलता है भैया t1 और t2 में क्या रिलेशन होगा, तो कहता है कि t1 जो होगा वो t2 से 10 गुना ज्यादा होगा, लगभग, मतलब कैलकुलेशन लगभग में करना है, समझो अप्रोक्सीमेशन होगा। हो जाएगा क्या? कोई ऐसा जिसको इसमें तकलीफ है कि ये 0.01 a कैसे लिख दिया? जरा सबको हैंड लो कर लो, और किसी को तकलीफ है तो पूछ लो कि ये 0.001 कैसे लिख लिया। लिया था a, 99.9 गया तो कितना बचेगा? 0.001 ही तो बचेगा ना। डन है? चलो, तो यहां तक आपके क्वेश्चंस हैं, इसको आराम से घर पे करना, मैं स्लाइड डाल दूंगा, स्लाइड से उठाना और कर लेना क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, उसके बाद अगले क्लास में इन क्वेश्चंस पे मैं डिस्कस करूंगा। कल आपका एक्स्ट्रा क्लास होगा, उसमें डिस्कशन होगा और फिर आगे कहानी अपन पढ़ेंगे। ठीक है, चलो, सो इसी के साथ आज की सभा समाप्त है। स्लोप और ग्राफ के लिए परेशान नहीं होना, ठीक है, देख सकते हो, आगे अगले क्लास में मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा अभी इस पे। हाँ, अभी अपलोड कर दूंगा अंजन, ठीक है, अभी अपलोड कर दूंगा मैं। ठीक है, चलो ठीक है, तो इसी के साथ आज की सभा यहीं विराम लगाते हैं। किसी को कुछ पूछना है पूछ सकते हो, बाकी जनता जा सकती है। क्या बोलूं? अरे क्या बोलूं? बोल वैष्णवी। सर सर बोले ना फर्स्ट स्लाइड समझा दो। एक बार वीडियो देखना, वीडियो अपलोड होगा, एक बार देखना, थियोरेटिकल है, कुछ भी उसमें अलग नहीं है, बिल्कुल थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। नहीं आए तो कल तू मुझे याद से बोलना, मैं तुझे कल उस समय समझा दूंगा, क्लास से पहले या क्लास के बाद में। ठीक है, क्योंकि अभी टाइम हो गया 36 हो गया। वीडियो कब तक अपलोड होगा? और वीडियो रात को अपलोड होगा, और उसका आगे वाले से कोई लेना देना नहीं है, वो छोटा सा थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, आगे वाले से कोई उसका लेना सर देना केवल नहीं है। ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी बस बस चाहिए ना समझा? बस ऑर्डर उसके मॉलिक्यूलरिटी नहीं, उससे पहले कुछ नहीं था, बस ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है, यस बस वही एनसीईआरटी से पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ भी पढ़ लेगी तो हो जाएगा, बस वो थ्योरी याद करना है कि ये होता है, ये होता है, और कुछ नहीं है। यस सर, आप बोल रहे थे कि मतलब 3 से ज्यादा नहीं होगा, मतलब बस कोई जो मॉलिक्यूल्स है वो 3 से ज्यादा कोलाइड नहीं करेगा। हाँ, एट अ टाइम किसी भी रिएक्शन में 3 से अधिक मॉलिक्यूल कोलाइड नहीं करते, मैक्सिमम 3 मॉलिक्यूल एट अ टाइम कोलाइड करते हैं। सर जैसे कि बहुत बड़े रिएक्शन होते हैं, तो सर उस टाइम में उस रिएक्शन में हम लोग क्या कर सकते हैं? तो मुझे एक बात बता, मान ले कि कोई खाना बनाना है मुझे फॉर टाइम, मैं सोच रहा हूँ क्या बनाना है, भारी भरकम सा, मान ले कुछ भारी भरकम सी चीज बनानी होती है, तो क्या ऐसा होता है कि उसमें 10 चीजें डाली जाती है तो सारे को एक ही बार डाल दो, पका दो? नहीं, 2-2 चीजें, 3-3 चीजें। पहले क्या हुआ कि मसाला भून के रेडी किए, प्याज और तेल डाले, फिर जीरा डाला, जो भी है, मतलब ऐसे ऐसे क्या करते हैं, पहले एक रेडी, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, ऐसे करते हैं ना। यस सर। सेम कहानी वहां भी होती है। अच्छा, ये भी तो पॉसिबल होता है कि 2 को मिला के एक चीज रेडी कर लिए, 2 को मिला के एक चीज रेडी कर लिया, और फिर इन दोनों को मिलाना है, ये भी होता है। तो सेम कहानी रिएक्शन में भी है कि एट अ टाइम तुम 3 से अधिक नहीं डालोगे। हाँ, 3 को मिलके एक बन गया, 3 को मिलके एक बन गया, तो फिर उन दोनों को करा दो तो दिक्कत नहीं है, पर एट अ टाइम 3 से अधिक पॉसिबल नहीं है। यस सर। समझ में आ गया कहानी कैसी है? यस सर। ठीक है, चलो ठीक है, तो ओके ठीक है, बिरयानी बनाना है। ठीक है, चलो, तो अभी की क्लास यहीं खत्म करते हैं, अगले क्लास में फिर आगे कहानी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस याद से सॉल्व कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नहीं हो तो बता देना, बाकी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये भाई इसको क्या हो गया? चलो ठीक है।